द गिम्प में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट द्वारा निर्मित है। आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपसे प्रश्न और उत्तर एडिशन का वादा किया था, अतः अब कुछ खबर के साथ शुरू करती हूँ। मैंने आपको पहले ही gimpusers.com के बारे में जानकारी दी है और उनके पास गिम्प के वीडियो पॉडकास्ट के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मुझे लगता है आप पहले ही वीडियो पॉडकास्ट के बारे में जानते हैं। अतः अब डाउनलोड पेज पर जाती हूँ और यहाँ आप गिम्प 2.4.0 रिलीज कैंडिडेट देखते हैं और यह विंडोज के लिए उपलब्ध है और मुझे लगता है एप्पल मैकिन्टॉश के लिए भी उपलब्ध है। और मेरा सिस्टम छोड़कर ज़्यादातर लिनक्स सिस्टम्स के लिए इन सोर्स है, क्योंकि उबंटू कुछ लाइब्रेरीज जिनकी ज़रूरत है को संभालने में सक्षम नहीं है। अतः गिम्प 2.4.0 यहाँ है और जब आप gimpusers.com पर हैं तो स्क्रीन पर इस क्षेत्र को देखें। यह दो मेलिंग सूचियों का आईना है जो गिम्प के बारे में बहुत सी जानकारी देता है। पहली गिम्प यूजर मेलिंग सूची है और मैं आपको उसे पढ़ने की सलाह देती हूँ। गिम्प डेवलपर सूची मेरी सोच से ऊपर है और शायद आपकी सोच से भी ऊपर है। और यहाँ एक चर्चा है जो एक प्रश्न का उत्तर देती है और मुझे उसके बारे में नहीं पता था। अब यहाँ इसे देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न एलेक्स बर्स के द्वारा पूछा गया है और उसने पूछा सैंपल पॉइंट टैब ने क्या किया। और मैं उस प्रश्न के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मैं एलेक्स को जानती थी क्योंकि उसने आपके लिए फाइल्स प्रदान करने में मेरी मदद की और मेरे लिए गूगल साइट सेटअप करने की कोशिश की। यहाँ टिम जडेलिका से उत्तर आया और मैं टिम को भी जानती हूँ क्योंकि टिम के पास इंटरनेट में एक बहुत बड़ा सर्वर और इंटरनेट से गुजरता एक बड़ा पाइप है और जो फाइल्स मैं यहाँ प्रयोग करती हूँ वे आप भी डाउनलोड कर सकें, हम इसको संभव बनाने की कोशिश में हैं। मैं आपको इसके बारे में बताती रहूँगी और बस meetthegimp.org पर ब्लॉग में देखें और देखें यदि आप डाउनलोड आइकन ढूंढते हैं। यहाँ टिम एलेक्स के प्रश्न का उत्तर देता है और यहाँ मैं आप दोनों के इस प्रश्न और उत्तर वार्तालाप के लिए धन्यवाद देती हूँ। टिम लिखता है कि सैंपल पॉइंट्स गाइड की तरह ही बनाए जाते हैं, ये छोड़कर कि आपको कंट्रोल की दबाकर रखनी है और आप जिसको सैंपल करना चाहते हैं उस पॉइंट को खींचते हुए मेजरमेंट बार में कर्सर रखकर और कंट्रोल की को पकड़कर सैंपल पॉइंट बना सकते हैं। और आगे कुछ और प्रश्न हैं, लेकिन मैं उनको बाद में देखूंगी। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था और मुझे इसकी कोशिश करनी है। ऐसा करने के लिए मैंने गिम्प शुरू किया और इमेज लोड किया जो माय शेप इन द फॉग की तरह जाना जाएगा। अब मैं बाईं तरफ रूलर पर जाऊंगी, कंट्रोल की दबाऊंगी और रूलर को बाहर खींचूंगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ माउस का कर्सर आई ड्रॉपर में बदल गया है और मुझे एक के बजाय दो लाइनें मिलती हैं। बस माउस बटन और कंट्रोल की को छोड़ें और आपको इस पर नंबर 1 के साथ एक पॉइंट मिलता है। और जब मैं माउस बटन दबाकर और कंट्रोल की दबाए बिना रूलर को बाहर की तरफ खींचती हूँ तो यहाँ मुझे सिर्फ एक लाइन मिलती है जो इस पर चीज़ों को समायोजित करने में प्रयोग होती है। अब ऊपर की तरफ रूलर से वही प्रक्रिया करने का प्रयास करते हैं। मैं कंट्रोल की और माउस बटन दबाती हूँ और रूलर को नीचे खींचती हूँ और इसे यहाँ छोड़ती हूँ।
अतः यहाँ मेरे पास नंबर 2 है और नंबर 1 पहले से ही वहाँ है, लेकिन मैं यहाँ कोई डायलॉग नहीं देख सकती। अतः टूल विकल्पों पर क्लिक करें और टूल बॉक्स से कलर पिकर चुनें, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन फाइल्स में उल्लिखित एक डायलॉग था। अतः मैं फाइल पर क्लिक करती हूँ, डायलॉग्स पर जाती हूँ और यहाँ सैंपल पॉइंट्स नामक एक डायलॉग है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 1 और 2 के लिए सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं और यह इमेज में भिन्न पॉइंट्स के बारे में रंग जानकारी प्राप्त करने का एक मेथड है। और अब मुझे रंग जानकारी प्राप्त करने का एक बेहतर तरीका पता चलता है। मैं यहाँ पिक्सेल से RGB में बदल सकती हूँ और मुझे रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा के लिए वैल्यूज प्रतिशत में मिलती हैं। यहाँ पिक्सेल के साथ आप रंगों की वास्तविक संख्यात्मक वैल्यू देखते हैं और जब RGB चयनित है तो आप यहाँ HTML के लिए हेक्स कोड देखते हैं और मैं RGB को HSV कलर मॉडल में या CMYK कलर मॉडल में बदल सकती हूँ और उसे बाद में कवर करूँगी। अगला प्रश्न भी कलर और कलर पिकर से संबंधित है। मैंने शिप इन द फॉग के मेरे पॉडकास्ट में उल्लिखित कर दिया था कि आप कलर पिकर ले सकते हैं और इमेज के रंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ग्लूलियो पूछता है कि यहाँ परिणामी रंग के रंग की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, केवल एक लेयर के रंग की जानकारी नहीं। इसका एक कारण है कि आपने बस देखा, लेकिन वहाँ भी अलग रास्ता है। मैंने वो कलर पिकर चुन लिया है और जब मैं शिफ्ट दबाती हूँ और इमेज में क्लिक करती हूँ तो मुझे मौजूदा रंग जानकारी मिलती है और आप देखते हैं यहाँ वो जहाज है, वो पेड़ सफ़ेद हैं और आकाश भी है, जो बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं है। और यह इसलिए क्योंकि मैंने सफ़ेद बैकग्राउंड चुना है। अतः मैं लेयर्स डायलॉग पर जाती हूँ और इसे डायलॉग में मूल बैकग्राउंड लेयर में बदलती हूँ और आप देखते हैं कि आप जो स्क्रीन पर देखते हैं यह उससे बिल्कुल अलग है। लेयर डायलॉग में सैंपल मर्ज्ड नामक एक डायलॉग है और जब आप उसे सक्रिय करते हैं तो आपको सारी स्टैक लेयर्स का परिणाम मिलता है और सैंपल मर्ज्ड के साथ आप देखते हैं कि कलर पिकर में हर समय फोरग्राउंड रंग बदलता रहता है। सैंपल मर्ज्ड सक्रिय होने के साथ आपको सारी लेयर्स के परिणाम मिलते हैं। जब आप सैंपल मर्ज विकल्प निष्क्रिय करते हैं तो आपको सक्रिय लेयर से सिर्फ रंग की जानकारी ही मिलती है। और मैं आपको बताना भूल गई कि पिछले शो में और जब आप नीली लेयर चुनते हैं तो आपको नीले रंग की जानकारी मिलती है। अतः वापस जाएं, सैंपल मर्ज्ड चुनें और आपको सारी लेयर्स की जानकारी मिलती है। यहाँ सैंपल एवरेज नामक एक अन्य विकल्प है और जब आप इसे चुनते हैं तो आपको एक बड़ा कलर पिकर और उस क्षेत्र में सारे पिक्सेल्स का एवरेज मिलता है। यह कोलाहलपूर्ण इमेज के लिए रंग की जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा विकल्प है, जहां आपके पास सिंगल पिक्सेल्स के बीच बड़ा अंतर है। ग्लूलियो के पास गिम्प के लिए एक अन्य सलाह है। अगर आप फाइल नेम की तरह न केवल .xcf लेकिन xcf.pz2 या xcf.bz2 प्रयोग करते हैं तो गिम्प इमेज को कंप्रेस यानी छोटा करता है और आपको एक छोटे आकार की फाइल मिलती है।
मैं नहीं जानती कि यह विंडोज़ पर कार्य करता है या नहीं और आपको उसका प्रयास करना है। शायद विंडोज़ पर यह कार्य करता है अगर आप फाइल को xcf.zip नाम देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह ठीक है या नहीं। शायद किसी व्यक्ति को इसका प्रयास करना चाहिए और ब्लॉग पर पोस्ट करना चाहिए। एक अन्य प्रश्न डिमिट्री की तरफ से आता है। वो पूछता है कि क्या मैं भिन्न कोडेक की कोशिश करके वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे मुफ्त वर्जन में लिनक्स के लिए यह कोडेक H264 नहीं मिला। एक कमर्शियल वर्जन है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत कीमती है। यह बस एक शौक है और मैं चीज़ों को अपलोड करने के लिए भुगतान करती हूँ और यह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहती। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक क्वालिटी प्रश्न है। मैं इसे 800 बाय 600 पिक्सेल्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसे 640 बाय 480 तक कम करती हूँ, बस इसलिए क्योंकि हर कोई यह करता है और इस तरह यह एप्पल टीवी और अन्य पर कार्य करता है। आपके लिए मेरा प्रश्न है कि क्या आप 800 बाय 600 वाली मूल फाइल को वरीयता देते हैं? इमेज बिल्कुल साफ है और आप इसे बेहतर देख सकते हैं। फाइल थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और वहाँ जो लोग हैं वो वास्तव में यह बड़ी फाइल्स नहीं देख सकते हैं। मैं एक टेस्ट फाइल 800 बाय 600 में बनाऊंगी और इसे अपलोड करूंगी। संभवतः आप इसकी कोशिश कर सकते हैं और मुझे कुछ फीडबैक दें। मैं यहाँ रोड्रिगो की अगली टिप्पणी से बहुत खुश हूँ, जो कहता है कि वो अपने ग्राफिक कार्य के लिए फोटोशॉप की बजाय गिम्प लेने की सोच रहा है। मुझे वाइटली से ईमेल के द्वारा एक प्रश्न मिला जिसमें वह पूछता है कि क्या बिना कुछ खराब किए कर्व टूल उपयोग करने का कोई और तरीका है। इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, गिम्प में नहीं है। फोटोशॉप इस समायोजन लेयर के साथ यह कर सकता है और बहुत से गिम्प प्रोग्रामर्स हैं जो उस पर कार्य कर रहे हैं और इसे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक अगर आप अपने रंगों को लेवल्स टूल के साथ बदलते हैं, ये इस तरह से होता है कि आप अपना काम अनडू नहीं कर सकते। सारी स्टेप्स को अनडू करने के बाद आपने उसके बाद किया। एक अन्य प्रश्न डूडली की तरफ से है और ऊपरी तल से यहाँ मेरे पॉडकास्ट तक उसने सलाह दी और उसने अपने कंप्यूटर पर गिम्प 2217 संस्थापित किया और मैं उसे 23 या 24 रिलीज्ड कैंडिडेट की सलाह दूंगी, क्योंकि वे 2.2 श्रेणी से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। और वो नौसिखिया से विशेषज्ञ तक अक्कन पीक द्वारा शुरुआती गिम्प की किताब के बारे में पूछ रहा है और मेरे पास यह किताब है। ये वास्तव में अच्छा है अगर आप गिम्प के साथ शुरू कर रहे हैं या आपके पास थोड़ी सी जानकारी है, तो यह बहुत अच्छी किताब है और यह एक प्रायोगिक किताब है और मैं वास्तव में उस किताब की सलाह दे सकती हूँ। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं और आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो मैं ब्लॉग में एक लिंक रखूंगी जहां आप ऑफर के द्वारा इस किताब को खरीद सकते हैं और दुकान के मालिक को उससे कुछ पैसा मिलता है। कल जब गर्मियों की छुट्टी के बाद मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया तो मुझे एक बुरा झटका लगा और वो काफ़ी शॉकिंग होना चाहिए, लेकिन मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में विंडोज़ कंप्यूटर के साथ मीट द गिम्प ब्लॉग पहली बार देखा। और मुझे वास्तव में झटका लगा क्योंकि सारी इमेजेस बड़ी हो गई थी और कुछ भी फ्रेम्स में फिट नहीं हो रहा था, इत्यादि।
शो में आखिरी चीज़ मेरे पास आपके लिए एक लिंक सलाह है। पॉडकास्ट नेटवर्क फोटो पॉडकास्ट के लिए एक बड़ा सोर्स है और मैं पहले से ही सदस्य हूँ, लेकिन मैं वेबसाइट पर नहीं हूँ। वेबसाइट देखें। पॉडकास्ट नेटवर्क के सदस्यों द्वारा बनाया गया एक पॉडकास्ट है और जिसे फोकस रिंग कहते हैं। और आज ही एपिसोड 8 आया। और अंततः यहाँ बाईं तरफ मीट द गिम्प सामने आएगा। क्या आप मीट द गिम्प को फैलाने में मेरी मदद करना चाहेंगे? और अगर आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info@meetthegimp.org पर लिखें। और अधिक जानकारी meetthegimp.org पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।